वेलकम मित्रों, अपने YouTube चैनल हिंदी बोलसिला पे आरओ की जो परीक्षा हुई है उसमें आप लोगों को रिस्पांस बहुत अच्छे मिले। हकीकत में चित्त प्रसन्न हुआ क्योंकि जो 20-22 बच्चे अपना पेपर लेकर के आए थे वो लगभग सबका 58, जो सबसे कम मिले वो 55 वाले थे। इसलिए संतोष हुआ कि नहीं, ठीक ठाक शिक्षण चल रहा है उनका। और कुछ तो बच्चियां ऐसी हैं जो 59 तक अपना करेक्ट करके आई हुई हैं। तो आशा करता हूं कि हमारे सभी विद्यार्थी, भाई हम हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी का ही ये करेंगे। आप लोगों को ईश्वर सफलता दे। और जिस तरह से अभी आरओ में हिंदी का परचम मेरे बच्चों ने लहराया, वह इस तरह से आप भी अपनी परीक्षा में हिंदी का परचम लहराएं। मेरे बच्चों, अब हम लोग आरओ से हट करके पूरे परीक्षा, वो चाहे हमारा पीसीएस का हो, SSSC का हो, एसआई का हो, सबको मद्देनजर अब हम अपना हिंदी प्रारंभ करते हैं। और आज हम लोगों का विषय रहेगा समास। पहला दिन है समास को स्टार्ट करने का। तो सबसे पहले हम बच्चों आप लोगों से शेयर करना चाहेंगे कि समास का परिचय क्या है। पहला क्वेश्चन है यहीं पर, जो बार बार आता भी है कि समास योग करता है। समास योग करता है शब्द का, पद का, वर्ण का या उपवाक्य का। पहला क्वेश्चन है ये। समास योग करता है, शब्द का योग करता है कि पद का योग करता है कि वर्ण का योग करता है कि उपवाक्यों का योग करता है। समास किसका योग करता है? तो देखो बच्चों, समास शब्द का योग नहीं करता, वर्ण का संधि योग करती है, उपवाक्यों से कुछ लेना देना नहीं, इनका योग योजक करते हैं। ठीक है, तो समास किसका योग करता है? पद का। अब दूसरा क्वेश्चन यहीं पर आता है कि समास का आधार क्या है। हम यही चीज रख रहे हैं, समास का आधार क्या है। जिस तरह से हमने देखा था कि संधि का आधार वर्ण है, ठीक है। उपसर्ग और प्रत्यय, इनका आधार क्या था? शब्दांश। अव्यय, इनका आधार क्या है? सीधे शब्द। अब सवाल आता है कि समास का आधार क्या है। तो शेष क्या बचा हमारा? पद। समास का आधार क्या है? पद। ठीक है। किसका योग करता है समास? किसका योग करता है? शब्दों का या पदों का? तो पदों का, इसलिए पद समास का आधार हुआ। अब मेरे प्रिय छात्रों, एक सवाल आता है कि शब्द क्या है और पद क्या है। अब इनमें हमको ये देखना है कि शब्द और पद क्या हैं। अगर समास
शब्दों का योग क्यों नहीं कर रहा है, पदों का योग ही क्यों करता है। नंबर 1। नंबर 2, शब्द और पद में अंतर क्या आता है यार। जब तक हमको इसका ज्ञान नहीं होगा तब तक हम समास समझ नहीं पाएंगे बच्चों। तो अब हम सबसे पहले समास को जानने से पहले ये चीज जानना चाहेंगे कि समास पदों का योग करता है तो पद क्या होता है, शब्द का योग क्यों नहीं करता, या शब्द और पद में क्या अंतर है। तो देखो मेरे बच्चों, पहले आपको मैं यही समझा दूं, उसके बाद फिर आगे चला जाए। ये देखो शब्द है और ये पद है, याद रखना। शब्द क्या होता है, स्वतंत्र होता है, जबकि पद बंधा होता है। पद बंधा होता है किससे, तो शब्द, लिंग, वचन, कारक, पदीय रूप, इन सारे चीजों से ये क्या होता है, स्वतंत्र होता है। ठीक है। और पद क्या होता है, पद लिंग, वचन, कारक या पदीय रूप, ये इनसे क्या होता है, बंधा होता है। ये अंतर जान लीजिए। शब्द क्या है, लिंग वचन कारक से स्वतंत्र होता है, पद क्या है, लिंग वचन कारक से बंधा होता है। यानी यदि किसी शब्द में लिंग वचन कारक या पदीय रूप का कोई प्रभाव नहीं है तो वह शुद्ध शब्द होगा, और यदि उसी शब्द में लिंग वचन कारक या पदीय रूप का प्रभाव है तो वही शब्द पद कहलाएगा। ठीक है। यानी शब्द से पद का कलेवर बड़ा होगा, कारण कि शब्द में लिंग वचन कारक नहीं लगेगा, और जब लिंग वचन कारक लग जाएगा तो वही पद कहलाएगा। तो जो लगेगा वो तो अपना आकार लेगा ना, उसी लगे हुए आकार को क्या कहते हैं, पद कहते हैं। जैसे हमने यहां लिखा बच्चा, यहां बच्चा है। अब बच्चा में आप कह सकते हैं कि गुरुजी इसमें तो पुल्लिंग एक वचन है तो ये तो पद होगा। आप ये कह सकते हो कि सर बच्चा में ये पुल्लिंग एक वचन है तो इसमें लिंग भी लगा हुआ है, वचन भी लगा हुआ है, तो ये तो पद हुआ नहीं। ये देखिए किससे बना, ये किसी से बना है, ये मूल शब्द है। अब अगर इसमें मैं लिंग का प्रभाव डालूं तो अगर लिंग का प्रभाव पड़ा तो क्या बन गया है, बच्ची। लिंग के प्रभाव से बच्चा का परिवर्तन क्या हो गया, बच्ची। अगर इस पर मैं वचन का प्रभाव डालें तो क्या हो जाएगा, बच्चे। और अगर मैं इस पर कारक का प्रभाव डालूं तो क्या हो जाएगा, बच्चों। अब देखिए इसमें से मूल शब्द एक को नहीं है, मूल शब्द सिर्फ ये बच्चा है। लिंग लिंग का प्रभाव पड़ा तो बच्ची, वचन का प्रभाव पड़ा तो बच्चे, कारक का प्रभाव पड़ा तो बच्चों। अब ये पद हैं, इनको हम क्या कह सकते हैं, ये पद हैं, और ये क्या है, शब्द है।
क्योंकि जब शब्द में लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ जाता है और वो वाक्य में अपने निहित होकर के आ जाता है तो वह पद कहलाता है। तो शब्द और पद का अंतर समझ में आया। समास किसका योग करता है? पदों का। यानी पद में कुछ न कुछ अतिरिक्त लगा होगा। शब्द की अपेक्षा पद में कुछ न कुछ अतिरिक्त लगा होगा, और जो अतिरिक्त लगा है उसी का लोप समास है। अब आइए, समझ में आया बात? अब आइए समास को देखते हैं। ये क्लियर हुआ? अब देखिए समास का सबसे पहले आप मतलब समझिए। देखो मेरे मित्रों, समास को संकुचन भी कहते हैं, संक्षेपण भी कहते हैं, सिकुड़ना भी कहते हैं, लय भी कहते हैं। ये तमाम नाम आएगा। या छोटा होना, ये इनके शाब्दिक अर्थ आएंगे, इनको समझ लीजिए। संकुचन का मतलब क्या हुआ? जो विस्तृत कलेवर है उसके अर्थ को बगैर परिवर्तन के उसके कलेवर को संकुचित कर देना, ये क्या हो गया? संकुचन। जैसे हमने यहां लिखा भाल पर चंद्रमा को धारण करने वाला। अब इसका कलेवर आप लोग देख लीजिए। इसका कलेवर साफ कह रहा है कि भाल पर चंद्रमा को धारण करने वाला, यानी 1 2 3 4 5 6 7 पदों में विद्यमान है। हमने संकुचन कर दिया, सिकोड़ दिया, लेकिन अर्थ जहां का तहां रहेगा। क्या सिकोड़ करके बनाया इनको? भाल चंद्र, ये क्या हो गया? भाल चंद्र। बताइए, अर्थ में कोई परिवर्तन है? अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थ जहां का तहां विद्यमान है। बस इसका जो कलेवर है, ये जो विस्तार है इसका, उसको हमने क्या किया? संकुचित कर दिया। उसी संकुचित को संक्षेपण भी कहेंगे। संक्षेपण का मतलब क्या हुआ? अर्थ को बिना बदले हम उद्धरण के कलेवर को छोटा कर दें, वो संक्षेपण हो गया। हालांकि संक्षेपण एक अलग विधा है, वैधानिक विधा है। संक्षेपण एक वैधानिक विधा है। ये जब हम आपको पत्र वगैरह पढ़ाएंगे, प्रयोजन मूलक हिंदी, तब इसकी चर्चा करेंगे। क्योंकि इसमें एक शर्त होता है 1/3 का, इसमें 4 शर्त अनिवार्य होते हैं। लेकिन यहां पर हम आपको संक्षेपण विधा के अंतर्गत नहीं पढ़ा रहे हैं। संक्षेपण एक सामान्य समास का अर्थ के रूप में दे रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों का मतलब हो गया संकुचन या संक्षेपण, इसको छोटा करना। ये हो गया सिकुड़ना। ये आपके सामने है लय। लय क्या होता है भाई? समास को लय क्यों कहते हैं? लय मतलब नाश, तिरोहित हो जाना, अदृश्य हो जाना, अनुपस्थित हो जाना, अस्तित्व से हट जाना, क्या कहलाता है? लय। अब समास लय कैसे है ये देखिए आप। समास को हम लय कैसे कहें? तो अब उसके लिए हमेशा, जैसे एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा बच्चों।
ये हमारे पास चलिए गिलास है, और ये हमारे पास कटोरी है। दो विग्रह हैं आपके सामने, एक गिलास है और एक कटोरी है। गिलास में क्या भरा है मित्र? गिलास में दूध भरा है। गिलास में दूध भरा है और कटोरी में चीनी रखी है। कटोरी में क्या रखी है? चीनी। अब आप ये बताइए कि आपके सामने दो विग्रह दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? ये चीनी है और ये दूध है। दो विग्रह हैं। अब हमने क्या काम किया कि इस चीनी को इस दूध में डाल दिया, और चीनी को दूध में मिला करके हम आपको दूध और छननी दूं और बोलूं कि मेरे बच्चे इसको दिन भर में छान के दूध अलग चीनी अलग कर देना, कर पाओगे क्या? कर पाओगे? नहीं हो पाएगा। लेकिन अब सवाल आता है कि जब चीनी दूध में मिल गया तो अब आपको कितने विग्रह दिख रहे हैं? दो विग्रह दिख रहे हैं कि एक विग्रह दिख रहा है? क्योंकि चीनी जब दूध में मिल गया तो हमें एक ही विग्रह दिखेगा। अब एक विग्रह हो गया। एक विग्रह का क्या हो गया? लय। किंतु मैं बोला ना, समास अर्थ को डिस्टर्ब नहीं करता। किंतु जब आप इस दूध को पिएंगे तो आपको चीनी और दूध दोनों का स्वाद मिलेगा। यानी समास पदों के कलेवर को संकुचित भी कर सकता है, एक पद को लय भी कर सकता है, लेकिन अर्थ की बोधता में दोनों विग्रहों का अर्थाबोध विद्यमान रहेगा। वहां से आप उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अर्थ ज्यों का त्यों बना रहेगा। यही समास है। ठीक मित्रों, समास का जो मतलब है, भूमिका है, वो आपको समझ में आ गया। अब आइए समास का जो शाब्दिक अर्थ है उस पर हम लोग व्याख्या करें। शाब्दिक अर्थ, समास का शाब्दिक अर्थ है स बराबर क्या होगा? सहित। मास बराबर क्या होगा? योग। यानी दोनों मिला दें तो योग सहित शब्द समास कहलाता है। अब देखो बच्चों, ध्यान दीजिएगा यहां पे कि मैंने शब्द को सर्किल में क्यों ले लिया। अभी आप कहेंगे कि सर आपने तो बताया था कि समास पदों का योग करता है। समास पदों का योग करता है, तो आपने यहां शब्द क्यों लिखा? योग सहित शब्द समास कहलाता है। यहां होना चाहिए कि योग सहित पद समास कहलाता है, लेकिन यहां पद तो मैंने लिखा नहीं, शब्द लिखा हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे हमने यहां पर लिखा राजा की आज्ञा। अब मेरे बच्चों देखो, यहां पर राजा पद है, शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि कारक लगा हुआ है। एक कारक लगने से क्या है? पद है। इस पद का हम योग करने जा रहे हैं, जोड़ने जा रहे हैं, तो समास क्या करेगा? पहले ये पदीय चिन्हों को मिटा देगा। ज्यों ही पद से लिंग वचन कारक मिटा दिए जाएंगे, वह पद क्या हो जाएगा? शब्द बन जाएगा।
भाई शब्द और पद में क्या अंतर अभी बताया हूं कि अगर शब्द में लिंग वचन कारक लगा है तो पद है, और जब लिंग वचन कारक हट गया तो क्या होगा, शब्द हो जाएगा ना। तो हमने यहां से की को हटा दिया और अब हमने यहां पर क्या कर दिया, राजाज्ञा। इसमें देखो की है क्या, कहीं की है नहीं। अब ये क्या है, ये शब्द है या पद है, ये शब्द है या पद है, ये शब्द है। क्यों, क्योंकि पदीय चिन्हों का लोप करके ही हमने इनका संकुचन किया है, इनका समास किया है। तो जब पदीय चिन्ह हटा दिए गए तो पद शब्द में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, इस नाते हमने यहां पर शब्द लिखा। क्यों, क्योंकि योग होने पर पदीय चिन्हों का ह्रास हो जाता है, और जब पदीय चिन्हों का ह्रास हो जाता है तो पद शब्द में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए यहां पर मैंने शब्द लिखा है, ध्यान दीजिएगा इसको, क्योंकि समास करते समय हम लिंग वचन कारक का लोप करके उनमें संकुचन करते हैं, और लोप होने के कारण पद क्या हो जाता है, शब्द बन जाता है। इसलिए यहां पद नहीं होगा। आप ये नहीं कह सकते कि योग सहित पद को समास कहते हैं, नहीं बच्चे, योग सहित शब्द को समास कहते हैं, क्योंकि समास पदों का ही लोप करता है, पदीय चिन्हों का ही लोप करता है। अब पदीय चिन्ह का लोप पद को शब्द बना देता है, इसलिए यहां पर शब्द होगा। ठीक, अब इसी का हम दूसरा आपके सामने ये प्रस्तुत कर रहे हैं। समास तो आपने देख लिया, स माने सहित, मास माने योग। अब अगर हम थोड़ा दूसरे दृष्टि से इसको देखें तो ये हो गया सम, ये हो गया आस। इसको ध्यान दीजिएगा, सम आस मिला दोगे तो समास हो जाएगा। सम माने बराबर, बराबर यानी ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों। क्या, आस, आस मतलब अर्थ, जिसको हम मतलब कहते हैं या भाव कहते हैं, यानी शब्दों का योग करने पर भी वो अर्थ को बराबर ज्यों का त्यों रखता है, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं करता। ये समास है मेरे बच्चों। ठीक है, समास का मतलब समझ में आया। जब किसी पद के बृहद काया या बृहद रूप को किसी विधान के द्वारा हम उनके कलेवर को संकुचित करके अर्थ को ज्यों का त्यों रखते हैं तो वह विधान क्या कहलाता है, समास कहलाता है। जब कोई भाषा अपने व्याकरण से संबद्ध होकर साहित्य में प्रांजल रूप का विस्तार करने लगती है तो उस भाषा का ये सबसे बड़ा गुण है समास। ये उसी भाषा में प्रयुक्त होगी जो भाषा दक्ष होगी, समृद्ध होगी। हल्के फुल्के भाषा में समास दिखाई नहीं पड़ते। तो जब भाषा दक्ष होती है तो समास आते हैं। समास आएंगे बड़े बड़े, क्योंकि भाषा का एक लक्षण क्या है, कम शब्दों में अधिक समझ व्यक्त करना, गागर में सागर भरना। ठीक है ना, इसीलिए मुहावरे हमारे बड़े इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि एक मुहावरा अपने लक्षणार्थ के बल पर कई बृहद अर्थों का विस्तार कर देता है, पर कलेवर उसका छोटा होता है। यही वक्तव्य का भी
गुण होना चाहिए कि कम शब्दों में अधिक से अधिक भावों का संप्रेषण कर सके। तो समाज साहित्य के लिए भी, भाषाई व्यापार के लिए भी और सामाजिक बोलचाल में भी अति महत्वपूर्ण विषय है। जब आपको मैं पत्राचार पढ़ाना शुरू करूंगा, यानी प्रयोजन मूलक हिंदी, उसमें संक्षेपण आएगा, उसमें फिर मैं उसका विस्तार करूंगा कि यह समास कैसे कैसे अपना रूप इसमें प्रकट करता है। ठीक बच्चों, तो अब यहां तक तो हम समास का शाब्दिक अर्थ क्या है वो आपके सामने आ गया, समास का भावार्थ क्या थे, कैसे थे, वो भी हमने आपको समझाया, समास क्या है ये भी समझ। अब हम चलते हैं अपने मूल रूप पर कि समास के भेद। आज हम आपको पढ़ाएंगे, अब शुरू करेंगे समास के भेद। तो मेरे बच्चों, आप ये जान लीजिएगा कि समास का भेद दो आधार पर होता है। एक पद के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर, अर्थ या भाव। ठीक मित्रों, तो अर्थ के आधार पर इनकी संख्या 6 होती है, इसको याद रखिएगा। अब पद के आधार पर इनकी संख्या 4 होती है। ठीक दोस्तों, जिसमें सबसे पहला है आपका अव्ययी भाव समास, नहीं सॉरी, ये तो उधर रहेगा। सबसे पहला है आपका पूर्व पद प्रधान समास, जिसका पूर्व पद प्रधान, क्योंकि यहां पद के आधार पर है तो पूर्व पद प्रधान समास। दूसरा है उत्तर पद प्रधान समास। तीसरा है आपका उभय पद प्रधान समास। और चौथा है उभय पद अप्रधान समास। 4 हो गए आपके। पूर्व पद प्रधान समास वह समास जिसका पहला पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान समास वे समास जिनका उत्तर पद अर्थ की प्रधानता रखता हो। उभय पद प्रधान समास जिस समास के दोनों पद, उभय माने दोनों, उभय माने दोनों, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। और चौथा है जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो, कोई तीसरा पद प्रधान बन जाए। ये पद के आधार पर है। अब आइए अर्थ के आधार पर देखते हैं। अगर यहीं पर गौर करेंगे तो पद के आधार पर जो समास बनेगा वहां पहला बन जाएगा, वो बनेगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। उत्तर पद में आएंगे तो यहां पर आपका दूसरा होगा कर्मधारय
समास। इसी में तीसरा होगा आपका द्विगु समास, और चौथा हो जाएगा यहां पर आपका तत्पुरुष समास। उभय पद में आएंगे तो ये पांचवा हो गया आपका द्वंद्व समास, और इसमें आएंगे तो छठा हो गया आपका बहुव्रीहि समास। ये 6 समास अर्थ के आधार पर आएंगे, और ये जो 4 समास हैं ये पद के आधार पर आएंगे। अधिकतर आपसे एक सवाल पूछा जाता है, जैसे मान लो पूछ दे कर्मधारय समास है, उत्तर पद प्रधान, पूर्व पद प्रधान, उभय पद प्रधान, उभय पद अप्रधान, किस पर टिक लगाओगे? उत्तर पद प्रधान है। उसी तरह से अव्ययी के बारे में पूछ दिया, अव्ययी समास है, पूर्व पद, उत्तर पद, उभय पद अप्रधान, किस पर टिक लगाओगे? तो हमेशा याद रखना, एक सवाल आता है इनके पद की प्रधानता पर, वो क्वेश्चंस आते हैं। भूमिका से लेकर के अर्थ विस्तार से लेकर के भाव तक में ये सब लगभग 7 क्वेश्चंस हैं। ये 7 क्वेश्चन में से 2-3 हमेशा पूछता है। अगर कंसेप्ट बेस आ गया तो कहीं 5-6 न कर दे, इसको ध्यान रखिएगा मित्रों। तो आज का हम ये भूमिका और इसी पर क्लास रोक रहे हैं। कल आपका पूर्व पद प्रधान समास अव्ययी भाव से स्टार्ट करूंगा। कल आपका अव्ययी भाव समास आ जाएगा। अभी समास पर आधारित जितने क्वेश्चंस थे वो आपको बता दिए, समास का सारा रूप आपको समझा दिया हूं बेटे। ओके बच्चों, धन्यवाद।